लेट्स से वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं वो HCF पर। हाँ, जनरली HCF और LCM में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आपको कहाँ पे HCF लगाना है और कहाँ पे LCM लगाना है। हाँ, लोग बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो HCF ही होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी। वो आगे LCM में देखोगे, वो LCM में भी ग्रेटेस्ट हो सकता है लेकिन वहां पे LCM लगाना होगा। सो डोंट, आप इसको, हाँ, ये आपका कीवर्ड नहीं है पकड़ने का, आपका कीवर्ड ये वाला पार्ट है, ऑन डिवाइडिंग। ऑन डिवाइडिंग क्यों? हाँ, क्योंकि वो HCF आपको फैक्टर से बनता है और फैक्टर का काम रहता है वो डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स। हाँ, तो ये जो भी नंबर है, मान लो कि ये नंबर n है, हाँ, ये नंबर इन तीनों को डिवाइड वो कर रहा है, मतलब वो फैक्टर होने वाला है और उसमें ग्रेटेस्ट लगा हुआ है। हाँ, दैट्स वाई ये HCF का सवाल है। हाँ, तो ये कीवर्ड है, ऑन डिवाइडिंग वाला पार्ट आपका कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है। ये LCM में देखेंगे ये क्यों कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये कभी भी फैक्टर होगा तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो डिवाइड करता है। हाँ, तो ये तीनों नंबर को डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो ये HCF का सवाल है। लेट्स से कैसे करना है देखते हैं। ये नंबर n वो इसको डिवाइड कर रहा है, n आपको 150 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर मेरे को 6 मिल रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट भी होगा। हाँ, तो कहना राइट 150 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 6। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अभी वही दूसरा, अभी यही आपको नंबर n आपको 194 को भी डिवाइड कर रहा है लेकिन रिमाइंडर 2 मिल रहा है। हाँ, तो कैन यू राइट 194 इज इक्वल टू n इंटू 2 प्लस n इंटू b प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर लास्ट वाला में 245 कैन बी रिटन है n इंटू c एंड प्लस 5। ये तीन एल्जेब्रिक इक्वेशन आपने फॉर्म करने आना चाहिए। हाँ, काफी जगह यूज होगा ये। हाँ, ये तीन इक्वेशन बन गए। अभी एजेंडा क्या है वो ध्यान में रखना। एजेंडा अपने को n का वैल्यू निकालना है, तो 6 को इधर बुला दिए। 6 को इधर बुलाएंगे तो बन जाएगा n इंटू a इज इक्वल टू 144। हाँ, 2 को इधर बुलाइए तो n इंटू b बराबर आपको बनेगा 192 और फाइनली n इंटू c विल बी इक्वल टू आपको 240। ये तीन इक्वेशन मेरे को रिड्यूस टू में आ गए। अभी आगे देखा जाए, n इंटू समथिंग मिलकर 144 है और n तीनों में मौजूद है, मतलब n कॉमन फैक्टर है क्योंकि n यहां पर भी है, n यहां पर भी, n यहां पर भी है, तो n कॉमन फैक्टर है और ग्रेटेस्ट मांगा है मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब वो अगर आप इनका HCF निकाल दोगे वो वही n का वैल्यू हो जाएगा। वो अभी इनका HCF निकालना है। हाँ, ये प्यारा नंबर है। हाँ, ये 12 गुना 12 होता है। हाँ, ये 12 गुना 16 होता है और ये 12 गुना 20 होता है। हाँ, तो HCF में 12 12 12 तो आएगा ही आएगा, इंटू 12 16 और 20 में 4 कॉमन होता है। ये 4 गुना 3 है। हाँ, ये 4 गुना 4 है और ये 4 गुना 5 है, मतलब 4 भी कॉमन है तीनों में। हाँ, तो 4 भी आएगा और 3 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, तो n का वैल्यू वो हो जाएगा वो 48। हाँ, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ऑल दिस 3 नंबर आपको लीविंग दीज मेनी रिमाइंडर एंड सो ऑन। हाँ, तो अगर ये सवाल समझ में आया तो अगर आगे में अगर ऐसा सवाल आता, मान लो सवाल चेंज कर दूं मैं, मान लो मैं कर दूं मान लो ऐसा सवाल कर दूं, तो अभी मेरे को फिर से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, समझ में आ गया है। हाँ, कि ये डिवाइड कर रहा है। हाँ, डिवाइड कर रहा है मतलब ये HCF का सवाल बनने वाला है और ये रिमाइंडर। हाँ, ये नंबर को आप 173 को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। मतलब अगर मैं 3 माइनस करेगा, हाँ, तो जो भी नंबर 170 आएगा वो n से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, मतलब मेरे को 170 और ये 4 माइनस करो आपको 289 और इसमें से 5 माइनस करो आपको 340। इन तीनों नंबर का ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का है। हाँ, तो बस इन तीनों का निकाल लो, वो आंसर आ जाएगा। हाँ, ये बनता है 17 गुना 10। हाँ, ये बनता है 17 इंटू 17 और ये बनता है 17 इंटू 20। इन तीनों नंबर में 17 कॉमन है। हाँ, तो HCF में तो 17 आएगा ही आएगा और बाकी जो बचे हुए नंबर है आपको 10 17 और 20 में वो आपको कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा मेरे को सबसे बड़ा नंबर, वो आंसर विल बी 17 एंड सो ऑन।
एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट से सवाल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 480, 600 and 800 leaves the same remainder in each case। अब ये सवाल आपको पिछले वाले सवाल से डिफरेंट आपको वो सिनेरियो में है कि लास्ट वाले सवाल में मेरे को रिमाइंडर पता था, अभी यहाँ पे रिमाइंडर ही नहीं दिया हुआ, लेकिन जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो आपको सेम बच रहा है। हम मान लिया कि हर एक का रिमाइंडर r है और जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो नंबर n है। हाँ, तो कहने का मतलब n से जब आप डिवाइड करोगे 480 को, हाँ, तो रिमाइंडर r बचेगा। n से जब आप 600 को भी डिवाइड करोगे वो तभी भी रिमाइंडर r बचेगा, और n से जब आप 800 को डिवाइड करोगे आपको तभी भी रिमाइंडर r बचेगा, एंड सो ऑन। हाँ, तो अभी वी कैन फ्रेम द अलजेब्रिक इक्वेशन 480 इज इक्वल टू n इंटू समथिंग प्लस r, 600 कैन बी रिटन एज n इंटू समथिंग एंड प्लस r, एंड फाइनली 800 कैन बी रिटन एज n इंटू समथिंग प्लस r। ये तीन इक्वेशन आ गया मेरे को, इसको इरेज कर देते हैं। अभी ये लास्ट वाले सवाल में ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ तो न्यूमरिक वैल्यू था, आपको 2 था, 3 था, 4 था और जो भी, हाँ, तो उसको आप ये साइड ला के माइनस कर दिए थे, हाँ, तो आपका काम हो गया था। लेकिन यहाँ पर मैं r को इधर ले जाऊंगा, हाँ, तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन वो अपने को r से छुटकारा पाने का है, वी वॉन्ट टू एलिमिनेट r हटाना है। r हटाने के लिए अभी क्या करोगे सोचो। अगर मैं ये इक्वेशन से इसको माइनस करूं, r हटेगा नहीं हटेगा, सोच लो। इससे इसको माइनस करोगे तो r माइनस r हो जाएगा, हाँ, तो इसमें से इसको माइनस करो, ये बनेगा 200 इज इक्वल टू n इंटू सी माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करो, हाँ, ये बनेगा 120 इज इक्वल टू n इंटू बी माइनस ए, और इसमें से इसको भी माइनस करो, हाँ, ये बनेगा 500, ये आ जाएगा आपको 320 इज इक्वल टू n इंटू सी माइनस ए। अभी ये मेरा जाना पहचाना पैटर्न बन गया कि n इंटू समथिंग आ गया, मतलब n आपको तीनों नंबर में मौजूद है, तो वो n कॉमन वाला फैक्टर है, और ग्रेटेस्ट मांग रहा है मतलब वो n वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है। तो इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, आपको वही n का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, तो अगर निकालना है, हाँ, तो ये तो और भी प्यारे वैल्यू हैं। इसको लिख सकता है मैं 40 गुना 5, इसको लिख सकता है मैं 40 गुना 3, और इसको लिख सकता है मैं 40 गुना 8। तो n का वैल्यू में 40 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा वाला है, और 5 3 8 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ, तो आंसर मेरे को 40 ही रहेगा। हाँ, तो कहने का मतलब वो अगर सेम रिमाइंडर वाला सवाल आ जाए, हाँ, तो आप आपस में इन तीनों नंबर को माइनस कर लो, और जो भी 3 नंबर माइनस करने के बाद आए आप उनका HCF निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अगर मान लो कि यहाँ पे वैल्यू ऐसा रहता 720, आपको 1000 एंड लेट्स से 480, हाँ, किसका आप बताइए कि आंसर क्या होगा। हाँ, तो अगर आपको थियरी समझ में आ चुका है, हाँ, तो फिर से थियरी पे नहीं जाने का है, हाँ, माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करो, हाँ, ये आएगा 280, इसमें से इसको माइनस करो, ये आएगा आपको 520, और इसमें से इसको माइनस करो, ये बनेगा 500 आएगा, 240 आ जाएगा। ये अभी इन्हीं का HCF निकाल देने का है। हाँ, ये बनेगा 20 गुना 14, 14 दूनी 28, सही है। हाँ, ये बनेगा 20 गुना 26, और ये बनेगा 20 गुना 12। हाँ, तो सबसे बड़ा आपको फैक्टर जो डिवाइड करेगा, तो जो n का वैल्यू होगा उसमें 20 तो आएगा ही आएगा, और ये 14 और 26 और 12 में 2 कॉमन है, अगर ध्यान से देखो तो, हाँ, तो 2 भी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना 7 है और ये 2 गुना 13 है, और 7 और 13 में वो कुछ भी कॉमन नहीं होता, हाँ, सिर्फ 2 बाहर निकल कर आएगा, तो अभी भी आंसर मेरे को 40 ही रहेगा। हाँ, तो ऐसे सवाल यू कैन वो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो अगर समझ में आता है तो। लेट्स से एक और सवाल देखते हैं। काफी बड़ा सवाल है, लैंग्वेज का सवाल है। 48 रोज प्लांट्स है, 72 मैरीगोल्ड प्लांट्स है एंड 108 लोटस प्लांट्स है। इनको रो में मेरे को प्लांट करने का है, वो सच दैट हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट हो, मतलब हर एक रो में बराबर नंबर ऑफ प्लांट्स लगे होने चाहिए, एंड ईच रो हैज प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी ओनली। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक रो में आप जब लगा रहे हो प्लांट, हाँ, तो वो 2 प्लांट रोज के हो जाएं और 2 प्लांट मैरीगोल्ड के हो जाए, नहीं, वो एक प्लांट में अगर 5 प्लांट लगाने हैं, हाँ, तो 5 रोज के ही होने चाहिए, और तो 5 मैरीगोल्ड के ही होने चाहिए, और तो 5 लोटस के ही होने चाहिए, मतलब वो एक ही वैरायटी का चलेगा वो एक रो में। हाँ, तो ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। और
और लास्ट वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ रोज नीडेड। आंसर यहीं पे छिपा हुआ है। अगर लीस्ट नंबर ऑफ रोज अगर चाहिए मेरे को, हाँ तो सोचना चालू करो, हाँ कि लीस्ट नंबर ऑफ रोज अगर चाहिए तो कहने का मतलब हर एक रो में ईच रो शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट। ये आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को ये कम से कम रो में ही वो इन सारे प्लांट को बिठाने का है, हाँ तो हर एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे सोचो कि अगर हर एक रो में अगर मैं एक ही प्लांट बिठाऊं, हाँ तो रोज के लिए मेरे को 48 रोज लग जाएंगे, मैरीगोल्ड के लिए मेरे को 72 रोज लग जाएंगे, और लोटस के लिए मेरे को वो आपको 108 रोज लग जाएंगे। हाँ तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, सवाल में तो लीस्ट मांग रहा है। हाँ तो मेरे को हर एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट बिठाने पड़ेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट बिठाना है, मतलब आपको 48, 72 और 108 का मेरे को वो HCF ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों क्योंकि हर एक प्लांट, हर एक रो में वो इक्वल नंबर ऑफ प्लांट भी होने चाहिए, मतलब वो इन तीनों का कॉमन भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक रो में 20 लगा दो और एक रो में आप 24 लगा दो, वो नहीं चलेगा। हर एक रो में वो इक्वल नंबर ऑफ प्लांट भी होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए, और मैक्सिमम प्लांट भी होने चाहिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालने का है। हाँ तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। हाँ ये बनेगा 12 गुना 4, हाँ ये बनेगा 12 गुना 6, और ये बनेगा 12 गुना 9। हाँ तो 12 12 12, हाँ तो आएगा ही आएगा, और 4 6 9 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ तो कहने का मतलब वो अभी आंसर 12 मत दे देना, ये आंसर नहीं आया। ये आया है कि ईच रो शुड हैव आपको 12 प्लांट्स, हर एक रो में 12 प्लांट होने चाहिए, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट है आपको हर एक रो में। हाँ सवाल ने पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ रोज। हाँ तो सोचो, तो कुल मिलाकर 48 रोज प्लांट्स है, और हर एक रो में आप 12 प्लांट बिठा रहे हो। हाँ तो रोज के लिए, हाँ रोज प्लांट के लिए कितने रो लगेंगे, आपको 48/12 आपको करना पड़ेगा, मतलब 4 रो लगेगा इसके लिए। हम मैरीगोल्ड के तो कुल मिलाकर 72 प्लांट्स है, और हर एक रो में अगर मैं आपको 12 प्लांट बिठा रहा हूं, हाँ तो मैरीगोल्ड के लिए मेरे को 72/12 आपको 6 रो लगेंगे। और सिमिलरली लोटस वाला के वो आपको 108 प्लांट है, हर एक में 12 बिठा रहा हूं, हाँ तो 9 रो लगेंगे। अभी इनको आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा। हाँ तो आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 19 रोज आपको लगेंगे इन सारे प्लांट को, और ये जो भी रोज आया ये लीस्ट नंबर ऑफ रोज ही होने वाला है। एक और सवाल देखते हैं, और ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज पार्ट में ही HCF का लोग थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। मान लो कि अगर एक ऐसा सवाल दिया जाए, ए रेक्टेंगुलर क्लॉथ ऑफ लेट्स से 54 into 90 units is to be cut into equal squares. Then find how many minimum number of square pieces are required such that no cloth is wasted। ये सवाल है, फिर से लैंग्वेज का सवाल है, समझते हैं। एक मान लो कि एक रेक्टेंगल है, ये 90 यूनिट्स, ये 54 यूनिट्स। हम बोल रहा है इसके अंदर मेरे को स्क्वायर काटना है। स्क्वायर काटना है मतलब स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ आपको बराबर होता है। हाँ, लेकिन वो स्क्वायर आपको वैसा नहीं काटना है कि एक ऐसा स्क्वायर काट दो एक ऐसा स्क्वायर काट दो। हाँ, वो इक्वल स्क्वायर काटने के मतलब सारे का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर काटने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर अगर इसके अंदर मेरे को बिठाने हैं, हाँ
तो जो भी हर एक स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। फिर से समझ में नहीं आता तो ऐसे सोचो, लेट से मैं इतना छोटा स्क्वायर में काटना चालू करूं, हाँ तो ये मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मिलेगा क्या मेरे को? हाँ, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। आप जितने छोटा छोटा स्क्वायर काटोगे वो नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेस तो और ज्यादा होंगे। मेरे को सवाल में अब मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर पीस मांग रहा है, हाँ तो मेरा जो भी स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए हाँ वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा हो, ये लैंग्वेज आपको चल रहा है। हाँ मतलब यहां पर मेरे को स्क्वायर का जो भी आपको साइज होगा और जो भी डायमेंशन होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए और इक्वल है। हाँ, मतलब वो हाईएस्ट एंड कॉमन। और ये लेंथ का भी आपको रेलेवेंस है, आपको कोई कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम उसका रेलेवेंस सोचिए क्या है। लेट से मैंने 30 इंटू 30 का स्क्वायर काट दिया। वो अगर 30 इंटू 30 का स्क्वायर काटा मैं तो ये कुल मिलाकर 90 है। हाँ तो ये मान लो कि 30 है और ये भी मान लो कि 30 है। हाँ तो ये वाला पार्ट भी 30 होगा और स्क्वायर है तो लेंथ अगर 30 लिया हाँ तो ब्रेड्थ भी 30 लेना पड़ेगा। हाँ मतलब ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, तो ये स्क्वायर तो कट गया। अभी यहां पर ये कुल मिलाकर 54 था। हाँ मतलब ये मेरे को ये 24 बचा हुआ होगा और यहाँ भी 24 बटा हुआ होगा और यहाँ पे 90 बचा। अभी जो भी स्क्वायर काटोगे वो 30 इंटू 30 का नहीं होने वाला है। मतलब ये वो एक कंस्ट्रेंट तो फेल हो गया। सवाल में इक्वल स्क्वायर मांगा था, हाँ तो वो तो नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ पे नहीं भी काटोगे आप स्क्वायर, हाँ तो मेरा कपड़ा तो वेस्ट होने वाला है। सवाल में क्या बोल रहा है? नो क्लॉथ इज वेस्टेड। हाँ तो नो क्लॉथ इज वेस्टेड का मतलब है हाँ जो भी स्क्वायर का जो साइड होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर शुड बी a common factor of the side of rectangle। वो तभी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कॉमन फैक्टर होगा तो इन दोनों को बराबर बराबर में डिवाइड करेगा और डिवाइड कर दिया तो कपड़ा वेस्ट नहीं होने वाला है। और मेरे को स्क्वायर का साइड वो मैक्सिमम भी होना चाहिए। हाँ तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब स्क्वायर का जो भी साइड होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये ऐसे करके समझना पड़ेगा लैंग्वेज में, जनरली वैसे सवाल में तकलीफ होती है। हाँ तो वो अभी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाँ तो वो इनका HCF निकालो। हाँ, ये बनता है 18 इंटू 3 और ये बनता है 18 इंटू 5। हाँ मतलब वो इनमें कॉमन तो 18 है, हाँ 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ तो स्क्वायर का जो भी साइड होगा वो 18 यूनिट्स का होना चाहिए। अभी ये मिल गया मेरे को। हाँ तो अभी सोचो लेंथ वाले में कितना कट लगेगा। कुल मिलाकर 90 है और मेरे को वो 18 यूनिट का स्क्वायर बिठाने का है। तो ये 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18 और ये भी 18, 18 5 जा 90 हो जाता है। और ब्रेड्थ वाले में कितना कट लगेगा सोच लो, ये 18 और ये भी 18 और ये भी 18, वो 18 3 जा 54 हो जाता है। मतलब ये बन गया स्क्वायर, ये सब स्क्वायर बन गया। कितने स्क्वायर बन गए वो भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 5 इंटू 3 15। कहने का मतलब हाँ कि लेंथ मेरे को आपको 5 रो बना और 3 कॉलम बना। हाँ तो कुल मिलाकर 15 एलिमेंट होने वाले हैं। 5 गुना 3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ तो योर आंसर विल बी 15 एंड दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेस विच आर गोइंग टू बी कट। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा आपका। टू वाइंड अप HCF, let's see the final problem. HCF of 120 and n is 8। आगे मत पढ़ो, बस इतना ही में सोचो। हाँ प्रॉब्लम होगा, आगे बढ़ोगे तो बस इतना ही में रुक के सोचने का। हाँ 2 नंबर है, उसका HCF 8 दिया हुआ है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि HCF of 2 numbers is आपको 10। हाँ तो हम लोगों ने झट से आपको पहला नंबर अज्यूम किया था आपको 10 इंटू समथिंग और दूसरा नंबर अज्यूम किया था आपको 10 इंटू समथिंग। हाँ तो डू द सेम थिंग हियर। हाँ 2 नंबर का HCF 8 दिया हुआ है, मतलब एक नंबर होगा 8 इंटू A, दूसरा नंबर होगा 8 इंटू B एंड वेयर A एंड B आर को प्राइम। वो भी बात आपको ध्यान में रखनी है, A एंड B आर को प्राइम। और ये वाला जो नंबर है इसका वैल्यू n है और ये वाला जो नंबर है इसका वैल्यू 120 है, आपको सवाल में दिया हुआ है। तो कैन आई से 8 इंटू A इज इक्वल टू 120। तो A का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 15। A का वैल्यू 15 मिल गया। हाँ लेकिन B अननोन है, आप अगर B का वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा।
हाँ, तो कैन आई से ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब आपको 15 एंड बी हैव टू बी को प्राइम। हाँ, ये होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी हम लोगों ने अज्यूम किया है। अभी देखो 15 और बी, हम बी का वैल्यू 1 लिया, हाँ तो 1 और 15 ये मेरा ए है, हाँ ये दोनों को प्राइम है, हाँ तो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। हाँ ये 15 रहा, आपको 2 भी इसके साथ को प्राइम है, हाँ तो ये भी चलेगा। 15 के साथ 3, आपको 3 और 15 को प्राइम नहीं होता है, हाँ तो ये नहीं चलेगा। 15 के साथ 4, हाँ 4 को प्राइम इसके साथ। 15 के साथ 5, हाँ ये दोनों को प्राइम नहीं है। आगे बढ़े, अब 15 के साथ 6, आपको इसको 3 भी डिवाइड करेगा और इसको भी 3 डिवाइड करेगा, मतलब ये को प्राइम नहीं है। हाँ 7 को प्राइम है इसके साथ। हाँ 15 के साथ 8 भी को प्राइम है। हाँ 15 के साथ 9, आपको इसको 3 डिवाइड करेगा और इसको भी 3 डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। हाँ 10 पे गया, आपको ये 5 हाँ भी करेगा डिवाइड और इसको भी 5 करेगा डिवाइड, हाँ तो ये भी को प्राइम नहीं है। 11 हाँ को प्राइम है, एंड सो ऑन। हाँ तो ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि n आपको कितने 2 डिजिट के वैल्यू ले सकते हैं। अभी सोचो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 8 इंटू बी है। अभी b का वैल्यू मेरे को पता चल गया है, हाँ तो अभी 8 इंटू 1 करोगे तो नंबर मिलेगा 8, हाँ दूसरा वैल्यू मिलेगा 8 इंटू 2 16, हाँ तीसरा नंबर मिलेगा 8 इंटू 4 आपको 32, अगला नंबर मिलेगा 8 इंटू 7 आपको 56, अगला मिलेगा 8 इंटू 8 64, अगला मिलेगा 8 इंटू 11 88। वो अभी तक 2 डिजिट नंबर आपको मिल रहा है। हाँ तो आगे बढ़ के देखते हैं। 15 के साथ 12 को प्राइम नहीं है, हाँ तो ये नहीं चलेगा क्योंकि 3 3 हाँ दोनों को डिवाइड करता है। हाँ 13 को प्राइम है, अगर b का वैल्यू 13 हुआ तो नंबर बनेगा 8 इंटू 13 104। ये 100 पार कर गया, सवाल में 2 डिजिट मांग रहा था तो आगे जाने का मतलब ही नहीं है। अभी देख लो यहाँ पे कितने 2 डिजिट वैल्यू है, ये 2 डिजिट नहीं है तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। n कैन टेक 5 2 डिजिट वैल्यू। हाँ तो अभी भी काम उसी लॉजिक पे हुआ, और कभी भी सवाल बड़ा है हाँ तो यू नीड टू ब्रेक इट इनटू, उसको वो छोटे छोटे वो आपको पार्ट में तोड़कर सोचना चाहिए। अब पूरा सवाल पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। हाँ तो ये इसी लाइन पर पहले रोक लिया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर आगे बढ़ा, एंड सो ऑन।